लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें दिया कि 7 नगद पुरस्कार हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 7 नकद पुरस्कार में जो रुपए हैं 700 रुपये टोटल हैं और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो मान लेंगे पहला पुरस्कार माना पहला पुरस्कार बराबर x रुपया, इसलिए दूसरा पुरस्कार जो होगा, दूसरा पुरस्कार बराबर हो जाएगा x माइनस 20 रुपये, क्योंकि जो दूसरा पुरस्कार है पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा और तीसरा जो होगा दूसरे से 20 रुपये कम होगा। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार जो होगा x माइनस 20 बराबर x माइनस 40 रुपया। चौथा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 40 माइनस 20 बराबर x माइनस 60 रुपया। और पाँचवा पुरस्कार जो होगा बराबर हो जाएगा x माइनस 60 माइनस 20 बराबर x माइनस 80 रुपया। छठवां पुरस्कार होगा बराबर हो जाएगा x माइनस 80 माइनस 20 बराबर x माइनस 100 रुपया। फिर इसी प्रकार सातवां पुरस्कार जो होगा, सातवां पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 100 माइनस 20 बराबर x माइनस 120 रुपया। और इसमें दिया है कुल धनराशि जो है 700 रुपये है। कुल धनराशि 700 रुपये है। तो जब कुल धनराशि 700 रुपये है तो पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, इन सब का योगफल जो होगा 700 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि पुरस्कार 700 रुपये में से विभाजित किए गए हैं। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा इन सब का योगफल कर लेंगे। पहला पुरस्कार x है, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर 700 रुपये। अब चर पदों को एक साथ और अचर पदों को एक साथ जोड़ लेंगे आपस में। तो x जो 7 बार है तो हो जाएगा यहाँ 7x माइनस, अब इसको जोड़ेंगे 120, फिर यहाँ से 120 2 बार हो गया, फिर यहाँ 3 बार हो गया, 3 बार 120 का मतलब हो गया 360, 360 माइनस 60, 360 और 60 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 420, 420 बराबर 700 के बराबर होगा। अब 420 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 700 प्लस 420, अभी जुड़ जाएगा तो फिर हो जाएगा ये 7x बराबर 0 2 7 4 11, 1120। अब
7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छक 42, तो x का मान आ गया 160। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला पुरस्कार है x है, x का मान कितना आया, ये हो जाएगा 160 रुपया, पहला पुरस्कार हो जाएगा। दूसरा होगा 160 माइनस 20 बराबर 140 हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से 160 में से 40 घटा देंगे तो हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, फिर ये वाला हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40। क्योंकि x का मान जो आया 160 आया है, तो 160 में से 120 घटाएंगे 40, 160 में से 100 घटाएंगे 60, 160 में से 80 घटाएंगे 80, 160 में से 60 घटाएंगे 100। तो इसी प्रकार जो पुरस्कार होंगे क्रमशः, इसलिए पुरस्कार क्रमशः 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, यही आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 ऊपर स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 का है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 का है तो 3 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 4 का है तो 4 पेड़ लगाएगा। फिर इसमें दिया आगे उदाहरणार्थ कक्षा 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, जो हम अभी बोले हैं, और कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी प्रकार ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब कि कक्षा 1 के भी 3 अनुभाग हैं, अर्थात कक्षा 1 के विद्यार्थी जो होंगे 3 पेड़ लगाएंगे, 2 के भी 3 अनुभाग, इसका मतलब 2 के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, 3 अनुभाग के नाते 3 दूना 6 पेड़ लगाएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो हल करेंगे इसको। कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे, क्योंकि कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे और 2 के 2 पेड़ लगाएंगे, तो हो जाएगा 1, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के 3 भाग हैं, 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन जब लगाएगा तो गुणा कर देंगे 3 का, तो हो जाएगा 3। फिर इसी प्रकार कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर हो जाएगा, कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 लगाएंगे और 2 लगाएंगे, 2 के भी 3 सेक्शन है, तो गुणा कर देंगे 3 का, तो हो जाएगा 6 पेड़। इसी प्रकार कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे जो होंगे 3 × 3 = 9 होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12 पौधे। इसी प्रकार हम आएंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे, तो कक्षा 12 के 12 पेड़ लगाएंगे, 12 में 3 सेक्शन है,
क्योंकि कक्षा 12 भी 3 सेक्शन है तो इसका भी हो जाएगा, गुणा 3 कर देंगे, 12 तिहाई 36 पेड़ हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जो श्रेणी बनती है, तो इसमें पूछा कुल कितने पेड़, कुल विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए। तो जो श्रेणी बन रही है, कक्षा 1 के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थी 6 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थी जो लगाएंगे 9 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 4 के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 4 के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 12 के विद्यार्थी 36 पेड़ लगाएंगे। तो हम देखते हैं जो श्रेणी बन रही है, 3 दूना 6, 3 9, 3 12, एक समांतर श्रेणी है। तो ए का मान जो दिया है इसमें 3 दिया है और यल का मान जो दिया है 36 दिया है, क्योंकि अंतिम पद 36 है। और पदों की संख्या n बराबर, क्योंकि 12 तक क्लास है तो n का मान हो जाएगा 12 तक पद होगा। तो समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र से हो जाएगा यस n बराबर n/2 a प्लस यल। तो यस 12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2, ए का मान इसमें दिया 3 प्लस यल का मान दिया है 36, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, फिर ये हो जाएगा 6 गुणे 36 3 39 बराबर हो जाएगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 36 18, 18 5 23, 234 पेड़, 234 पेड़ ये आंसर होगा। तो कुल विद्यार्थी जो पेड़ लगाएंगे 12 कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं जो पेड़ लगाएंगे 234 पेड़ लगाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जैसा कि दिखाया गया है ऊपर, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई का मान जो दिया 22/7 दिया है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें जो दिया है, अगर हम ए को केंद्र मानते हैं और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाते हैं, तो उस अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो L1 होगी, ये वाली। फिर अब बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे, तो इसकी परिधि जो होगी L2 का मान यहाँ पर ए होगी। फिर क्या करेंगे, फिर ए को केंद्र मानेंगे, फिर ए को केंद्र मानेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, तो जो परिधि होगी L3 होगी। इसी प्रकार से जो खींचा गया है यह आकृति 13 प्रकार के सर्पिल वृत्तों अर्धवृत्तों से बनी है। तो इसकी लंबाई क्या होगी यही पूछा गया है। तो हम अगर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 का मान ज्ञात कर लें, L5 L6 L7 इसी प्रकार L13 तक पदों का योगफल अगर हम ज्ञात कर लें तो उसकी लंबाई पता चल जाएगी। तो L1 बराबर हो जाएगा, जब त्रिज्या जो हो R का मान जो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, तो L1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का मान, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है पाई R होती है, तो हो जाएगा पाई इंटू R का मान 0.5 बराबर हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। फिर L2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, पाई तो रहेगा ही, फिर R जो दिया है 1 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। फिर L3 का मान जो आएगा तो हो जाएगा पाई इंटू तीसरी त्रिज्या जो दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, तो बराबर ये हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम देखेंगे 13 सर्पिल वृत्तों से बना है, तो हो जाएगा L13 बराबर हो जाएगा पाई इंटू, अब देखना यही है, हम देख रहे हैं L1 अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये आधा है, यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1.5 है। हम देख रहे हैं जो दाहिने साइड वाला पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड
के अंकों से आधा है। 1.5 का दुगना 3 है, 1 का दुगना 2 है, आधे का दुगना 1 है। तो इसी प्रकार यहाँ 13 तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2 होगा, बराबर हो जाएगा पाई इंटू 6.5 बराबर हो जाएगा 6.5 पाई सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं जो श्रेणी बन रही है L1 L2 L3 का मान जो है L1 का मान है 0.5 पाई, फिर L2 का मान है पाई, L3 का मान है 1.5 पाई। इसी प्रकार से है L13 का मान जो दिया है 6.5 पाई। तो हम देख रहे हैं जो श्रेणी है समांतर श्रेणी बन रही है। क्यों? क्योंकि पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो आधा पाई बचेगा, फिर 1.5 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो बचेगा आधा पाई। तो देख रहे हैं श्रेणी जो बन रही है समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसका योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि इसका योगफल ही इन सब अर्धवृत्तों के सर्पिलों का योगफल होगा। जो अर्धवृत्त बन रहे हैं इन सर्पिलों का योगफल यही दूरी होगी। तो हो जाएगा, हमको पता है ए का मान दिया है 0.5 पाई और यल का मान दिया, यल का मतलब अंतिम पद 6.5 पाई दिया है, और पदों की संख्या 13 है क्योंकि 13 पदों तक ये सर्पिल बनाया गया है, और यन का मान हो जाएगा 13। तो यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 और ए का मान है 0.5 पाई प्लस यल का मान है 6.5 पाई। फिर अब इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13/2, 6.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 पाई। अब पाई का मान हम 22/7 रख देंगे तो हो जाएगा 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7। अभी 7 से कट जाएगा, 2 से भाग देंगे, 11 दूना 22। फिर ए बचा 13 गुणे 11। अब 13 का गुणा हम 11 में कर लेंगे अलग से, तो हो जाएगा 13 13 3 1 4 143। तो हो जाएगा ये 143 सेंटीमीटर, अर्थात कुल सर्पिल की जो लंबाई होगी 143 सेंटीमीटर होगी, और यही आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, सॉरी यहाँ 19 लट्ठे और 18 लट्ठे यहाँ है, इत्यादि, जो कि आखिर में दर्शाया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, सबसे नीचे जो लट्ठे दिए गए हैं 20 लट्ठे नीचे रखे गए हैं, उसके ऊपरी वाली पंक्ति में 19 लट्ठे रखे गए हैं, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 17 लट्ठे हैं। इसी प्रकार से लट्ठे रखे गए हैं। तो फिर हमको ज्ञात करना है इसमें कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और ये जो लट्ठे रखे गए हैं ये पंक्तियाँ कितनी हैं। जो रखे गए हैं लट्ठे की कुल पंक्तियाँ कितनी हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो 2 चीज़ें इसमें हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना n पंक्तियों में 200 लट्ठे आते हैं। पंक्तियों की संख्या हमने n मान लिया है क्योंकि n पंक्तियों में 200 लट्ठे आते हैं। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, उससे पहले श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी जो है 20 है, फिर 19, 18, 17, 16, इसी प्रकार से लट्ठों की संख्या की पंक्तियां हैं। तो हम देख रहे हैं ई का मान जो दिया है, ई का मान है 20 और डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे 19 - 20 बराबर -1। तो हो जाएगा यस n बराबर 200, क्योंकि इन सब का योगफल जो होगा 200 के बराबर होगा। n पंक्तियों में 200 लट्ठे आते हैं
तो 20, 19, 18, 17, 16 इन सब का योगफल 200 के बराबर होगा। तो सूत्र लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200 होगा। फिर आगे लिखेंगे इसमें n/2 2 इंटू ए का मान है 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -1 बराबर 200 होगा। फिर ये हो जाएगा n/2 20 दूना 40 -1 की गुणन में करेंगे तो -n प्लस 1 हो जाएगा बराबर 200 होगा। फिर अब आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 40 1 41 -n बराबर 200। अब तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 2 की गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। फिर सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, 400 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 100 50 दूना 100 25 दूना 50 5 पचे 25 5 एकम 5। तो जोड़ने घटाने पर 41 आना चाहिए -41। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ले लेते हैं गुड़े 25 16 गुड़े 25 बराबर 400 होगा। और 16 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। अब इसमें हम n कामा ले लेंगे, n कामा लेंगे तो बचेगा n माइनस 16 माइनस 25 कामा लेंगे तो बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। फिर n माइनस 16 कामा लेंगे तो बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n का मान आ जाएगा 16। और यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n का मान आ जाएगा 25। अब हमको चेक करना है या तो पंक्तियों की संख्या 16 होगी या तो 25 होगी। अब चेक करना है इन दोनों में से कौन सा आंसर इसका सही है। तो सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या n बराबर 25 लेते हैं। तो अगर पंक्तियों की संख्या यहाँ हल कर दे रहे हैं, यदि n बराबर 25 हो तो 25वां A25 25वां जो पद होगा तो हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी होगा। फिर a का मान यहाँ पर हम याद किए हैं, a का मान जो दिया है वो 20 है। तो उस हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 24 गुड़े डी का मान -1 है। फिर हो जाएगा 20 माइनस 24 में से 20 घटा देंगे तो -4। चूँकि -4 जो होगा लट्ठों की संख्या -4 नहीं हो सकती। 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या यहाँ पर आ रहा -4, क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए n का मान 25 जो होगा वो अग्राह्य हो जाएगा, अग्राह्य या अमान्य हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए पंक्तियों की संख्या बराबर 16, एक ए आंसर हो जाएगा। फिर आगे पूछा है अंतिम पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में हो जाएगा A16 बराबर हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। फिर ये हो जाएगा a का मान आया है 20 प्लस 16 में से घटा देंगे हो जाएगा 15 गुड़े डी का मान है -1। फिर ये हो जाएगा 20 माइनस 15 बराबर 5।
आंसर ये 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इस अध्याय का अंतिम प्रश्न। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इनमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी? तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे यहाँ पर एक मान लेते हैं बाल्टी है, और यहाँ पर आलू रखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पहला आलू रखा गया है, इस बाल्टी से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी, ये 5 मीटर है। फिर उसके बाद की जो दूरी है आगे की 3 मीटर है, इधर भी 3 मीटर है। इसी प्रकार से ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3, सभी 3 मीटर की दूरी पर हैं। तो प्रतियोगी क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से चलता है, एक आलू को उठाता है, यहाँ से चला, इस आलू के यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से इस आलू को उठाया, इस बाल्टी में डाल दिया, मतलब 5 मीटर इधर चला, फिर 5 मीटर वापस आया, 10 मीटर हुए। फिर क्या किया, फिर प्रतियोगी यहीं से चला, दूसरे आलू पर आया, मतलब 5 3 8 मीटर चला, फिर 8 मीटर वापस आ गया, 8 8 16 मीटर हो गया। फिर यहाँ से चला तीसरे आलू के लिए, तो हो जाएगा 5 3 8 3 11, 11 मीटर इधर आया, फिर 11 मीटर वापस आ गया, तो हो गया 22 मीटर। तो इसी प्रकार से प्रत्येक आलू के लिए ही प्रक्रिया करता है। तो ज्ञात करना है कि कुल कितनी दूरी प्रतियोगी चला। तो मान लेंगे, माना मानना नहीं है यहाँ पर, तो पहली दौड़ में लिखेंगे, पहली दौड़ में तय की गई दूरी कुल दूरी 5 + 5 बराबर हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि 5 इधर गया, फिर 5 वापस आ गया, 10 मीटर हुए। फिर दूसरी दौड़ लगाता है, दूसरी दौड़ में तय दूरी, दूसरी दौड़ में 5 इधर, 5 3 8, 8 इधर चला, फिर 8 वापस आया, कितना हो गया, 8 + 8 बराबर 16 हो गया, 16 मीटर। फिर तीसरी दौड़ जो चलता है तीसरे आलू के लिए, तीसरी दौड़ में तीसरे आलू को उठाएगा, तो 5 3 8 3 11, यहाँ से आया 11 मीटर, फिर 11 मीटर वापस गया, कितना हो गया, 11 + 11 बराबर 22 मीटर। उसी प्रकार चौथी दौड़ में जो चलेगा, यहाँ तक जो दूरी है 5 3 8 3 11, 11 3 14, फिर इधर वापस आएगा, 14 दूनी 28, तो जाएगा 14 + 14 बराबर 28। तो हम देख रहे हैं जो श्रेणी बन रही है, इसी प्रकार से 5वीं 6वीं 7वीं भी श्रेणी बनती जाएगी। तो श्रेणी जो बन रही है, पहले 10 मीटर, फिर 16 मीटर,
फिर 22 मीटर, फिर 28 मीटर। इसी प्रकार से 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो हम ज्ञात करना हमको कि इसका कुल कितनी दूरी तय करता है। तो इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे तो ये कुल दूरी होगी। तो ए का मान हम दिया यहाँ पर 10। देख रहे हैं श्रेणी जो समांतर है, क्योंकि 16 में से 10 घटाएंगे 6 आएगा, 22 में से 16 घटाएंगे 6 आएगा, 28 में से 22 घटाएंगे 6 आएगा। तो डी का मान जो दिया यहाँ पर 6, ये समांतर श्रेणी है। और एन का मान जो दिया है 10 दिया है। तो यस 10 इक्वल हो जाएगा, यस 10 इक्वल 10/2, 2 इंटू ए का मान है यहाँ पर 10 प्लस 10 - 1 इंटू डी का मान यहाँ पर है 6। फिर ये हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ 5, 10 दूना 20 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 होगा, 9 गुणे 6। फिर ये हो जाएगा 5 कोष्ठक में 20 प्लस 9 × 6 = 54। और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 54 20 74 होगा। 74 की गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5 × 4 = 20 की 0 हासिल 2, 7 × 25 = 35, 35 2 = 37। कुल दूरी 370 मीटर आई। तो 370 मीटर आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रतियोगी जो होगा वो कुल दूरी 370 मीटर की दूरी तय करेगा।